हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस का एक प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो है आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि प्रत्येक गर्म वस्तु से इनमें से किसका उत्सर्जन होता है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं एक्सरे, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें या फिर पराबैंगनी किरणें। तो दोस्तों, इस प्रश्न के ऊपर बात की जाए तो देखिए, इसके लिए जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड रेज। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि ये आपके अवरक्त किरणें क्या होती है। तो देखिए कि अवरक्त किरणों की खोज जो है वो विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी, ठीक है। और ये जो तरंगें होती है ये पदार्थों को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर यानी कि उच्च तापमान पर जो है गर्म करने से निकलती है। और इन किरणों की जो आपके पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है यानी कि भेदन शक्ति, वो अधिक होने के कारण जो है ये घने कोहरे और धुंध वगैरह जो होती है उनको भी पार कर सकती है, ठीक है। तो इसके लिए जो है राइट आंसर होगा प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड रेज। तो अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी तरंग का आयाम जो है वो 2 गुना कर दिया जाए तो आपको ये बताना है कि उसकी जो तीव्रता होगी यानी कि लाउडनेस, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर लाउडनेस क्या हो जाएगी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हम आयाम को जो है वो ए से रिप्रेजेंट करते हैं और तरंग की जो तीव्रता होती है उसको आई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और फॉर्मूला होता है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि तरंग का आयाम जो है वो 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है। यानी कि ए स्क्वायर की जगह जो है हम अब क्या कर देंगे, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2a स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगी, ये 4 गुना हो जाएगी, यानी कि तीव्रता जो है वो 4 गुनी होगी। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किसी पदार्थ में जो है ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा जो है वो किस रूप में संग्रहित होती है, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शंस दिए गए हैं ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर ऑप्शन नंबर डी, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए कि पदार्थ में जो है ताप परिवर्तन के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है ये आपकी गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है, क्योंकि क्या होता है कि अवस्था परिवर्तन में जो है पदार्थ का तापमान नहीं बदलता है, यानी कि उसके टेम्परेचर में जो है इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन पदार्थ के जो है अणुओं की माध्य जो गतिज ऊर्जा होती है वो नहीं बदलती है, ठीक है। लेकिन अणुओं की जो आपके आंतरिक स्थितिज ऊर्जा के रूप में ही जो है आपके संभावित ऊष्मा संग्रहित रहती है। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। मैं आपको जो भी यहाँ क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा और एंड में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी जो है इस रिपब्लिक डे के मौके पर आपके लिए स्पेशल ऑफर लेकर के आया है, जिसमें कि दोस्तों आपको जो है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर काफ़ी सारे ऑफर्स दिए जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप लोग जो है अनअकैडमी प्लस 3 महीने का लेते हो तो आपको जो है 1 महीने का एक्सटेंड करके फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इसके साथ ही अगर आप लोग 6 महीने का अनअकैडमी प्लस लेते हो तो आपको जो है 3 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड करके दिया जा रहा है। और 12 और 24 महीने का जो है अगर आप लोग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको जो है 6 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड करके फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। दोस्तों, ये ऑफ़र जो है ये 27 जनवरी जो है आज इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो अभी जाइए और इसके लिए इनरोल कीजिए। दोस्तों, इनरोल करने के टाइम आप लोग हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोगों को इसके अंदर जो है 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इनकी प्राइजेस जो है वो आप लोग यहाँ पर साइड में देख सकते हो।
एक चीज़ और बता दूं कि कोस्ट गार्ड वालों के लिए जो है अनअकैडमी के ऊपर एक नया बैच भी शुरू हो रहा है जिसका नाम रहने वाला है विक्रमादित्य 2.0। ये जो है आपके कोस्ट गार्ड का एक रिवीजन बैच कोर्स होगा जो कि पूरा 1 महीने तक चलने वाला है और इसमें जो है आपको कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करवाया जाएगा जिसमें कि डिफेंस के टॉप फैकल्टीज़ के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। साथ ही मैं आपको जो है यहाँ पर रीजनिंग एंड साइंस का पोर्शन कवर करवाने वाला हूँ। तो इसमें भी इनरोल करने के टाइम आप लोग हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपको इसमें 10% का इंस्टेंट ऑफ देखने को मिल जाएगा। इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्ज़ाम की फ्री क्लासेस के लिए जो है आप लोग मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को मेरी आने वाली सारी फ्री क्लासेस मिलती रहेंगी। तो मेक श्योर कि आप लोग जो है फॉलो ज़रूर से कर लें। और पहली बार जो है क्लास को अनलॉक करने के लिए भी आप लोग इसी कोड का इस्तेमाल करेंगे DPYT10। इनसे जुड़ी हुई सभी लिंक्स जो है वो आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा नहीं है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं बेकुरल, आइंस्टीन, रेदरफोर्ड या फिर क्यूरी। तो देखिए इसका सही आंसर जो है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी आइंस्टीन। आइंस्टीन जो है वो आपके रेडियो सक्रियता का मात्रक नहीं होता है जबकि बेकुरल, क्यूरी और रेदरफोर्ड जो है ये रेडियो सक्रियता के ही मात्रक होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि रेडियो सक्रियता की खोज जो है वो हेनरी बेकुरल के द्वारा की गई थी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक नहीं होता है। तो आपको ऑप्शंस दिए हैं कि प्रतिबल, बल, विकृति या फिर दाब। तो देखिए दोस्तों प्रतिबल का जो SI मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल का जो SI मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। और दाब का जो SI मात्रक है वो पास्कल होता है। लेकिन जो आपका स्ट्रेन है यानी कि जो विकृति है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो दोस्तों इसके लिए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेन यानी कि विकृति। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रमा की सतह से जो है एक चट्टान को पृथ्वी के ऊपर लाया जाता है तब उसमें आपको जो है क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो देखिए कि चंद्रमा पर जो है गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है। तो हम जानते हैं कि भाई किसी भी वस्तु का भार यानी कि W इजिक्वल टू क्या होता है। तो W इजिक्वल टू हम उसको लिखते हैं mg। ठीक है, तो चंद्रमा पर जो है उसी वस्तु का भार mg/6 हो जाता है यानी कि पृथ्वी पर जो है चंद्रमा की चट्टान का भार जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर ये होगा कि ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है कि इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान के अंदर जो है कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई जो कि बिल्कुल सही है। हॉर्स पावर शक्ति की इकाई ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी समुद्री मील दूरी की इकाई ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखिए यहाँ दिया हुआ है सेल्सियस ऊष्मा की इकाई जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर को यानी कि तापमान के मापन की इकाई होती है ना कि ऊष्मा की। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए जो है निम्न में से कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या फिर सोनार। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी सोनार। ठीक है, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये आपके एक प्रकार की तकनीक होती है जो कि नौ संचालनों में जो है जल के अंदर या फिर सतह पर जो है वस्तुओं का पता लगाने के लिए पराश्रव्य ध्वनि तरंग संचरण करती है और उसके द्वारा जो है उन चीज़ों का पता लगाया जाता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी सोनार। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जो है ये कौन से सिद्धांत के ऊपर काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, साथ ही प्रीवियस ईयर्स के अंदर भी आ चुका है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शंस दिए गए हैं व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन या फिर ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण।
तो जो डॉक्टर आपके स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं, जिसको बोलचाल की भाषा में आला भी कहा जाता है, ये जो होता है ये आपके ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। तो दोस्तों राइट आंसर जो है वो हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। और इस यंत्र के माध्यम से जो है डॉक्टर वगैरह जो है आपके हार्ट और जो लंग्स होते हैं उनके रोगों की पहचान करते हैं। ठीक है, तो अक्सर जो है आपने डॉक्टर के गले में इसको लटकते हुए देखा होगा। तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव पर खड़ा है, यदि वह जो है किनारे की ओर चले तो नाव में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ऑप्शंस हैं कि किनारे की ओर बढ़ेगी, किनारे से दूर बढ़ेगी, स्थिर रहेगी या फिर सिंक यानी कि डूब जाएगी। तो देखिए आपने जो है न्यूटन के गति के नियमों को पढ़ा होगा, तो उसमें जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं, इसके अनुसार क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है स्थिर जल में जो नाव में खड़ा है, तो यदि वो जो है किनारे की ओर नाव पर जो है चले, ठीक है, तो देखिए कि क्या होगा कि नाव जो है वो किनारे से दूर चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि तीसरे नियम में जो है यही कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो इसका मतलब यही है कि नाव में खड़े व्यक्ति का किनारे की ओर चलने पर जो है बल लगाने से इसकी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया द्वारा जो है लगने वाला बल नाव को किनारे से दूर ले जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किनारे से दूर बढ़ेगी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि गर्म करने पर अर्धचालकों के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आता है, यानी कि ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर। ऑप्शंस हैं कि इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेंस रहता है या फिर आपके पहले बढ़ता है और बाद में घटता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अर्धचालक क्या होते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स उन पदार्थों को कहा जाता है जिनकी आपके विद्युत चालकता, ठीक है, चालकों से कम हो लेकिन अचालकों से ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात करें कि जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैल्शियम सल्फाइड, ये सब जो है आपके अर्धचालक होते हैं। और अर्धचालकों को जो है गर्म करने पर इनका जो प्रतिरोध होता है वो घटता है यानी कि डिक्रीज होता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी कि इनका जो प्रतिरोध होगा वो घटेगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि हवाओं की ऊर्जा कौन सी होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या फिर स्थितिज और गतिज दोनों। तो देखिए कि हवाओं की ऊर्जा जो होती है वो केवल काइनेटिक एनर्जी यानी कि स्थितिज गतिज ऊर्जा होती है। किसी भी वस्तु में जो है गति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता आती है उसको हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। दोस्तों इस फॉर्मूले को याद रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह में जो है आपको आगे काफ़ी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी काफ़ी बार देखा होगा और एग्जाम में भी जो है काफ़ी बार आ चुका है, तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी हो जाता है। तो देखिए कि किसी पिंड का भार, तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए ऑप्शंस को यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो पृथ्वी तल पर जो है सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है या फिर मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी सही दिया गया है कि जो है जी का मान या फिर किसी पिंड का भार जो है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो विषुवत रेखा से जो है ध्रुवों की ओर बढ़ने पर पिंड का भार जो है वो बढ़ेगा और किसी भी पिंड का भार जो है वो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अंतरिक्ष में जो है पिंड का भार शून्य होता है। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा इसलिए पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी के ऊपर भार 10 किलोग्राम है, तो अंतरिक्ष में उसका भार कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं कि 10 किलोग्राम से कम, 10 किलोग्राम से ज़्यादा, 10 किलोग्राम ही या फिर शून्य। तो हम जानते हैं कि लोहे की गेंद जिसका भार पृथ्वी के ऊपर 10 है तो उसका अंतरिक्ष में भार जो है वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण शून्य की स्थिति में होने पर क्या होता है। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू हम लिखते हैं mg। ठीक है, और अंतरिक्ष के अंदर g जो है वो आपका 0 होता है। तो g 0 होता है यानी कि ये टोटली जो है आपका 0 हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर जो है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है,
तो आदर्श परिस्थितियों में जो है क्या होता है कि किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर जो है उसके भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण जो है वो अपरिवर्तित रहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिवर्तित रहेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार जो है वो 62 किलोग्राम है और उसका भार जो है चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम है, तो अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा। तो सेम वही चीज़ है जो कि अभी मैंने आपको पीछे बताई थी। हम जानते हैं W = होता है mg, ठीक है, और g जो है अंतरिक्ष में हो जाएगा 0, तो यानी कि यहाँ पर टोटल वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जो कॉमन सेंस पर बेस्ड होते हैं, जो कि आपके थ्योरी नॉलेज को टेस्ट करते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में जो है झूला झूल रही है और उस लड़की के खड़े हो जाने पर जो है प्रणोद आवर्तकाल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए कि लड़की के खड़े हो जाने पर क्या होगा कि उसका जो गुरुत्व केंद्र है वो ऊपर की ओर उठ जाएगा, जिससे कि घूर्णन बिंदु की से दूरी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और लड़की के खड़े होकर झूलने से जो है गुरुत्व केंद्र के ऊपर उठ जाने से जो है प्रभावकारी लंबाई में भी कमी आएगी, जिससे कि आवर्तकाल जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि आवर्तकाल T = लिखा जाता है 2π√L/g, यानी कि ये जो है आपके इसमें लंबाई जो है काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कि इसका जो आवर्तकाल होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत के ऊपर रॉकेट काम करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शंस दिए गए हैं एवोगैड्रो अवधारणा, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण या फिर बर्नौली सिद्धांत। तो रॉकेट के अंदर ईंधन को जलाने से जो है उत्पन्न गैस निष्कासन जो होता है वो विपरीत दिशा में उसका जो है रॉकेट का संचालन होता है, ठीक है। यानी कि जिस दिशा में ईंधन निकल रहा है, यानी कि जो धुआं आप लोग देखते हो रॉकेट से निकलता है, जो उसी को ईंधन हम बोलते हैं, तो उससे जो है गैस का जिसमें निष्कासन होता है उसकी उल्टी दिशा में जो है रॉकेट उड़ता है, ठीक है, जो कि आपके संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। या फिर आप बोल सकते हो कि गति के तीसरे नियम पर भी आधारित है, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया नियम की भी ये पालना करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है। तो देखिएगा कि हम जानते हैं कि सेल्सियस के अंदर आप सभी को पता होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है सबसे अधिकतम होता है जल का घनत्व। तो हमें जो है यहाँ पर केल्विन में वैल्यू पूछी जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको 273 के साथ में ऐड कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें केल्विन के अंदर वैल्यू मिल जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी 277 केल्विन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 277 केल्विन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि मथने के पश्चात में क्रीम का जो है दूध से अलग हो जाना किसके कारण होता है, या फिर इसमें से जो है किसका उदाहरण माना जाता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ससंजक बल, अपकेंद्रीय बल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कि मथने के बाद में जो है क्रीम का दूध से अलग हो जाना जो है ये आपका अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है, ठीक है। और इसी के कारण जो है आपके वॉशिंग मशीन की जो प्रोसेस होती है वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको 20 क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि आपके सुपर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और टॉप लेवल के क्वेश्चंस में से हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और वीडियो लेक्चर भी जो है थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। तो अब एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए है, जैसा कि हमारे हर वीडियो के अंदर होता है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि बत्ती वाले स्टोव में जो है केरोसिन का बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं परासरण, विसरण, पृष्ठ तनाव या फिर जीव द्रव्य संकुचन। ये ऑप्शन नंबर सी में आपके पृष्ठ तनाव नहीं होगा, ये यहाँ पर केशिकत्व होगा। ये आपको यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा इसको इग्नोर कीजिएगा। इसको हिंदी में जो है हम यहाँ पर केशिकत्व बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें से बताइएगा चारों ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।